हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोगों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के जो अब इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद में हिंदी का कंपलसरी हिंदी का पेपर जो आपके पास में है, इसके अंतर्गत आपके इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों की तैयारी के लिए। लंबा ज़रूर बनेगा क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैडम समझाइए, तो समझाने के तौर पर लंबा बनेगा। 10 पेपर जो आपके पास में एक्सीलेंट के हैं, उसकी पूरी PDF आपको फ्री में जो अवेलेबल हो रहेगी मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका कोड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी आगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आपको क्या करना है, देखिए आपके पास में जो स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन है उसको दबाना है और लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। चलिए, आपको आप लोगों के लिए जो आपके पास में खंड अ में आएंगे 2 पैसेज, एक आएगा आपके पास में गद्यांश, एक आएगा आपके पास में पद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश दोनों ही आपकी बुक में से नहीं होंगे, यानी कि अनसीन होंगे, अपठित होंगे। इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा जाएगा। निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, सारे ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है, फिर रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, हिंदी में कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है, और निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, पूरा का पूरा पैसेज। ठीक है, अब पैसेज पढ़िएगा आप। देखिए, हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है, किसकी, राम काव्य की। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम संवत 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है। तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है, सर्वप्रथम जो आपके पास में लिखित रचना कौन सी मिली और कब मिली। तो सर्वप्रथम संवत है आपके पास में 1342 में, कौन से कवि द्वारा, कवि भूपति द्वारा लिखी हुई, और कौन सी रचना है, रामचरित रामायण। परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। ये केवल मतलब आप लोगों के लिए यह है कि भाई हाँ, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि हैं। फिर तुलसी के समकालीन कवियों में मुनीलाल कृत रामप्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। तो मुनीलाल ये भी कवि हैं और इनका जो काव्य है वो है रामप्रकाश। ठीक है, और जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है। केशव ने कौन सी है, महाकवि जो केशव ने की है रामचंद्रिका नामक महाकाव्य, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी कविता रत्नाकर, सेनापति की रचना है कविता रत्नाकर में 4वीं एवं 5वीं तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इसमें से हृदयाराम कृत हनुमान नाटक मिलता है। ठीक है, ये नाम है हृदयाराम कृत, हृदयाराम कवि का नाम है। ठीक है, तदुपरांत प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है। इनका लिखा हुआ है रामायण महानाटक, जो संवाद के रूप में लिखा गया है। तो आपके पास में मेन पॉइंट आ गए हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित आपके पास में क्वेश्चन बनने हैं। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। देखिए, तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य, ये उपयुक्त सभी। तुलसी काव्य, तुलसी का नाम जरूर है लेकिन उनका उन्हीं के ऊपर आधारित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, केशव का भी नाम आया है, उपयुक्त सभी। और ये देखिए, राम काव्य, राम के ऊपर आधारित सभी कवियों की रचनाओं का नाम आ रखा है, इसलिए इसके अंदर बिल्कुल आपको नाम लिखना है किसका, राम काव्य का। ये देखिए, आपको राम काव्य को राइट कर देना है, ये आंसर है आपके पास में। ठीक है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, रामचरित रामायण, राम प्रकाश काव्य, या रामचित्रण, या राम प्रकाश काव्य, कौन सी की किसकी आपके पास में अभी तक कृति प्राप्त नहीं हुई है। तो 2 बार आ गया है। देखिए, राम प्रकाश काव्य का नाम आपके पास में 2 बार आ गया है, जबकि यहाँ पर आपके पास में मैंने लाइन भी लगाया था कि रामचरित रामायण, अब ऊपर चला गया ना। ये देखिए, ये हिंदी में ही तुलसी रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो ये देखिए, ये ऊपर से नीचे मैं लेकर आती हूँ इसको एक बार पुनः। ये देखिए, ये रहा आपके पास में आंसर,
ये रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई। तो आपके पास में आंसर आएगा रामचरित रामायण। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ गया। निम्न में से कौन सा काव्य रीति काल के आधार पर लिखा गया है? तो रीति शास्त्र के आधार पर, यहाँ पर रीति काल पूछा गया, तो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया काव्य हमारे पास में था राम प्रकाश। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके पास में बच्चों आना है, ये देखिए, ये राम प्रकाश आना है। ठीक है, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? रामचंद्रिका के हैं आपके पास में केशव, ये भी आपके पास में अंडरलाइन लगाया था यहाँ पर। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया? देखिए लास्ट है आपके पास में प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक। ठीक है, तो रामायण महानाटक है जो संवाद रूप में लिखा गया है। निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको बच्चों, तुलसीदास, केशव, हृदयाराम, सूरदास। तुलसीदास ने भी राम पर लिखा है, केशव ने भी, हृदयाराम ने भी। केवल सूरदास ऐसे हैं जिन्होंने केवल कृष्ण पर लिखा है, राम पर उन्होंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर आपके पास में आना आंसर है सूरदास। ठीक है, तो ये आपके पास में 6 क्वेश्चन एक पैसेज के, यानी कि पैसेज आपके पास में 6 नंबर का, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत आसान सा है ये पैसेज करना, बिल्कुल आपको अच्छे से नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं पैसेज में। ठीक है, तो पैसेज आपको इस तरीके से रीड करना है और इस तरीके से उसके आंसर्स देने हैं। अब देखिए आपके पास में अपठित पद्यांश, यानी कि अनसीन आपके पास में स्टेंजा जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, देन यहाँ पर हम हिंदी में बोलेंगे पद्यांश। तो पद्यांश को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उसके आंसर्स देने। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसी के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। राम की माता उन्हें क्या कहती थी? राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? 2 नील कमल हैं शेष, अभी राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है? नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो देखिए आपने सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये पहले पैसेज पढ़ क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, देखा वहाँ रिक्त स्थान, वह यह जप का पूर्ण समय। जब राम का पूर्ण समय हो गया था, जप को पूर्ण करने का, तो वहाँ पर जो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने कमल चढ़ाया था वो वहाँ पर स्थान रिक्त हो चुका था, यानी कि कमल वहाँ से गायब हो चुका था। आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। अगर वो आसन छोड़कर उठ जाते तो वहाँ पर असिद्धि हो जाती, यानी कि उनको शक्ति, जो वो शक्ति सिद्ध करने के लिए बैठे थे, वो शक्ति नहीं उनको प्राप्त होती। तो इसलिए इसी दुख के कारण से उनके दोनों के दोनों नयन भराए, उनमें आंसू आ गए। धिक जीवन को जो पाता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जब। जय बुद्धि के दुर्ग पर पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजगपा भाव प्रमन। यह उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। 2 नील कमल हैं से सभी, यह पुनश्चरण करता हूँ देकर माता एक नयन। अब देखिए ये राम की शक्ति पूजा का है पैसेज। राम की शक्ति पूजा से ये जो आपके पास में जो लिया गया है आपके पास में पद्यांश। ठीक है, तो राम की माता उन्हें क्या कहती थी, ये देखिए यहाँ पर आ रखा है। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो राजीव नयन, राम की माता उन्हें क्या कहती थी? राजीव नयन। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? रावण, जामवन, महाशक्ति या हनुमान? राम सिद्ध करने बैठे थे शक्ति को, इसलिए उनके कमल जो चुरा लेता था वो कौन चुरा लेता था? यहाँ पर आता है आपके पास में आंसर महाशक्ति। महाशक्ति ही उनके कमल चुरा लेती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आना है आपके पास में महाशक्ति। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? रावण को, मारीच को, कंस को, या फिर आता है आपके पास में मेघनाद को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा रावण ने किसको पराजित करने के लिए, यहाँ पर आपके पास में आना है रावण को। रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। 2 नील कमल हैं से सभी, रावण किन नील कमलों की बात कर रहे थे? नील कमल वो कह रहे थे अपने नेत्रों को,
नेत्रों को वो नीलकमल कह रहे थे। अब आता है नीलकमल शब्द में अलंकार है। नीलकमल शब्द में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपके पास में आएगा उपमा अलंकार है। कमल के समान नयन, तो यहाँ पर आपके पास में उपमा अलंकार आना है। नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है नेत्र, आंख, चक्षु। ये जो आपके पास में पहला ऑप्शन है यही राइट है। चक्षु कर, नेत्र कर हाथ को कहते हैं बच्चों। दृग, लोचन, चरण, चरण पैर को कहते हैं। लोचन नेत्र, चरण, चरण भी पैर को कहते हैं। तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर आना है वो आना है आपके पास में अ, नेत्र, आंख, चक्षु। ठीक है, इस तरीके से आपने एक अनसीन पैसेज कर लिया है और एक आपने कर लिया है अनसीन ये पद्यांश। ठीक है, एक पद्यांश और एक गद्यांश। अब आपके पास में आते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास में 6 रिक्त स्थान आने हैं। 6 रिक्त स्थान बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएंगे बच्चों, ऑप्शन नहीं आएंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से जो भी डेस्क वर्क में दे रखे हैं ना आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मेरा जो वीडियो है आपको पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को PDF का कोड भी बता दूंगी। देखिए, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यहाँ पर मातृभाषा आएगा बच्चों। हिंदी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। यहाँ पर एक और आपको क्वेश्चन बताती हूँ। पंजाबी की जो लिपि है बच्चों वो है गुरुमुखी। मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षणा। अब यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लक्षणा शब्द शक्ति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहा है मेरा घर गंगा पर है। मेरा घर, अगर कोई पर्टिकुलर जगह बता दी जाती तो समझ में आता कि भाई हाँ मेरा घर उस जगह पर है, तब मतलब सीधी सी बात कही जाती, तब अभिधा शक्ति होती। लेकिन यहाँ पर लक्षण को प्रकट किया गया है, तो गंगा पर है मतलब गंगा जहाँ बहती है उस जगह पर, तो यहाँ पर हरिद्वार आएगा, मतलब यहाँ पर सीधा ना कहकर हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता हो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? वो होती है प्रयोजनवती शब्द शक्ति। उसको कहते हैं हम प्रयोजनवती शब्द शक्ति। ठीक है, फिर आपके पास में आता है अगला जो आता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। उक्त पंक्ति में कौन सी कौन सा अलंकार है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में अच्छा। अब देखिए बच्चों, आपके पास में जो चौथा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति का, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। यहाँ पर आपके पास में आंसर आना है अभिधा। फिर आना है पांचवा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पर विरोधाभास है, क्योंकि देखिए रोदन, रोना और राग का दोनों का ही एक साथ में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपके पास में विरोधाभास अलंकार आएगा। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन, रोना और राग मतलब प्रसंगचित। ठीक है ना, राग मतलब एक संगीत, तो रोने के साथ में संगीत का मेल नहीं होता, तो यहाँ पर इसलिए विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर आना है बच्चों आपके पास में विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। अब हम आगे देखते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए बिसारिए। यहाँ पर लिखा है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारिए। उक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवर्ती के कारण, यहाँ पर आवर्ती आएगा बच्चों। यहाँ पर आना है आपके पास में आवर्ती। ठीक है, आवर्ती यहाँ पर लेंगे हम आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार। ठीक है, आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार। भ वर्ण की आवर्ती हुई है। देखिए, भगवान में भ, भक्तों में भ, भयंकर में भ, भूरी में भ। ठीक है, तो यहाँ पर भ वर्ण की आवर्ती के कारण से कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। बहुत आसान सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर किसी वर्ण की एक या जहाँ पर किसी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आपके पास में 6 आपके पास में हो जाते हैं खाली स्थान। ठीक है,
6 और 6 आपके पास में हो गए खाली स्थान, यानी कि 18 नंबर का आपने पेपर सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। आपके पास में जो सेक्शन ए है वो आएगा आपके पास में 30 नंबर का। ठीक है, अब देखिए आपके पास में अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। 2 पारिभाषिक शब्द आने हैं 1 नंबर के, एप्लीकेंट और अक्यूज। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक, अक्यूज का मतलब होता है आरोप। फिर आता है आपके पास में संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। हिंदी में लिखा हुआ है संक्षेप शब्द के लिए आपको पारिभाषिक शब्द लिखना है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह नहीं छपा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। इस संक्षेप के लिए आपके पास में आएगा ब्रीफ, BRI, एक मिनट, यहाँ पर आएगा BRIEF। ठीक है, ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप। अब अगला आपके पास में मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली का दूसरा नाम इंद्रसेना था। फीचर लेखन क्या है? जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। कोई घटना है उसको मनोरंजक रूप में पेश कर देना लेखक के द्वारा, तो वो क्या हो जाती है आपके पास में? फीचर। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में छपी हुई थी? देखिए ये आपके पास में सिल्वर वेडिंग में से आ रखा है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांवों में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किशनदा की छवि यशोधर बाबू के मन में बैठी हुई थी। कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी कि व्यंग्यात्मक कहते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर तथा जो हुआ होगा आदि शब्दों का प्रयोग यशोधर बाबू किया करते थे, इसलिए ये बातें वो व्यंग्यात्मक रूप में कहते थे। फिर हम करते हैं आगे। देखिए पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार और बसंत पाटिल से दोस्ती के कारण आनंद यादव लेखक का विश्वास पाठशाला में बढ़ने लगा। जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? जूझ पाठ आनंद यादव के बहुचर्चित एवं बहुप्रकाशित मराठी उपन्यास जूझ का एक अंश है। लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। मास्टर ने जब लेखक से पाठशाला के एक समारोह में कविता पाठ करवाया तो उसे लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम? तो कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं, चक्रव्यूह और अपने सामने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ बच्चों 1907 में उत्तर प्रदेश के दुबे का बलिया जिले के छपरा गांव में। ठीक है, तो ये आपके पास में एक नंबर के क्वेश्चन ये हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास में कुल मिलाकर के बच्चों जो आपके पास में सेक्शन ए बना है वो 30 नंबर का। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गए हैं 12 तो आपके पास में ये क्वेश्चन आ गए और 18 वो आ गई, तो कुल टोटल आपके पास में बन गए हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पास में हुआ है पूरा सेक्शन ए। उसके बाद में आप चलते हैं, ये देखिए ये अब हम चलेंगे सेकंड मॉडल पेपर में। सेकंड मॉडल पेपर आ गया। सेकंड मॉडल पेपर के आपके पास में ये देखिए इसी तरीके से ये अनसीन पैसेज यहाँ पर है देखिए, और उसके बाद में आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में फिर आपको पैसेज को करना है। मैं आपको इस मॉडल पेपर सेकंड का और बताती हूँ, उसके बाद में मैं आपको सबका नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका अगर बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाना है, बहुत लंबा मतलब काफ़ी लंबा, और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ पाएगा। तो देखिए केवल एक और ये वाला बताऊंगी, उसके बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को पैसेज इस तरीके से करना है। तो देखिए कार्यकुशलता का पहला अंग है कार्य का की, मतलब जो आपके पास में ऑप्शन 4 दे रखे हैं उनको पढ़ लेना है। किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या देते हैं? ठीक है, अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं? फिर संताप शब्द का समानार्थक शब्द है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, कार्यकुशलता किसका भेद नहीं जानती। ठीक है, तो ये आपके पास में ये आ गए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह से जानें। यानी कि कार्यकुशलता तब होती है जब आप अपने कार्य को बिल्कुल समय से करेंगे और उसके महत्व को जानेंगे। हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह से जानते ही नहीं और न जानने का यत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर हम दूसरे को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप में जीवन व्यतीत करते हैं। संताप मतलब होता है बच्चों दुख।
छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है। हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं उसमें पूरे तौर से योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता और हमारे हाथ से सब काम निकलते जाने का यही कारण है कि दूसरे लोग उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं और हम स्वयं उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को अच्छी तरह समझें और उसमें प्रवीण होने का सदा ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों से बहुत कुछ वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो अवश्य उन्नति करेगा और जो नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो अवश्य गिरेगा। इस कारण कार्यकुशलता का प्रधान अंग परिश्रम है। तो परिश्रम करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए परिश्रम से कभी भी नहीं घबराना, पढ़ना जरूर है, पढ़ते रहना है और सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, सबसे पहले कार्यकुशलता का पहला अंग है कार्य का की। तो यहाँ पर आपके पास में समय से निर्धारण एवं उसकी गहरी जानकारी। कार्यकुशलता का पहला अंग है समय से निर्धारण एवं उसकी गहरी जानकारी। ये देखिए पहले से ही आ रखा है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है। समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरीके से जाने, कार्यकुशलता का पहला अंग। ठीक है, किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइन लगा रखी है मैंने, हम दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने कार्य में योग्य ही नहीं होते और निपुणता प्राप्त नहीं करते। इसलिए संताप का समानार्थक संघर्ष, संतोष, दुख या गर्मी। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में दुख। फिर आता है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कार्यकुशलता, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड करता है, पूरा का पूरा आधारित है किस पर? कार्यकुशलता पर। कार्यकुशलता किसका भेद नहीं जानती? छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। इसी तरीके से आपके पास में अपठित पद्यांश है बच्चों, इसके आंसर्स हैं। देखिए मैं पद्यांश नहीं पढ़ रही अब क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जाएगा। सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से तात्पर्य हताशा और निराशा। काव्यांश में छिपा संदेश है शक्ति भर जीवन जीने का। दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है आशा और गहन निराशा के। हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तत्सम शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अमावस्या। अमावस का जो तत्सम रूप होगा अमावस्या। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से लिखिए कौन सा है? दीपक की जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, तो दीपक की जिजीविषा इस पद्यांश का उचित शीर्षक है। पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि पूर्णिमा का विलोम होगा अमावस। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 15 बोलियां सम्मिलित हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास में फिलअप आ गए हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मैंने पहले वाले उस मॉडल पेपर में बताया था, यहाँ पर आ गया आपके पास में क्वेश्चन। देखिए पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी वाला भी और पंजाबी वाला भी। जीवन में मनुष्य की अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतों को कठिनाइयों का प्रतीक बताया गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। जब किसी विशेष प्रयोजन में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, सुनियो कहूँ तरु अरकते अरक समान उदोत, पंक्ति में अरक शब्द की आवृत्ति हुई है, दोनों बार अर्थ अलग हैं। जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन दोनों बार ही क्या होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। यमक का बिल्कुल उल्टा होता है बच्चों श्लेष अलंकार। वहाँ पर एक ही शब्द आता है लेकिन एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया गया होता है, लेकिन यमक में एक ही शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन उनको अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा। आवृत्ति होगी यमक में, आवृत्ति नहीं होगी श्लेष में। ठीक है, तो यहाँ पर ये यमक और श्लेष बिल्कुल अलग अलग अलंकार हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए जो छोटे वाले क्वेश्चन है बिल्कुल एक एक नंबर वाले। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। क्वारम और पैक्ट। क्वारम मतलब होता है गणपूर्ति और पैक्ट मतलब होता है समझौता। प्रेक्षक शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है ऑब्जर्वर, OBSERVER। संसार में अति प्रमाणिक सत्य क्या है? सीरीज के फुल पाठ के संदर्भ में वृद्धावस्था और मृत्यु। आलेख में किसी विषय का वर्णन किया जाता है विषय अनुकूल भाषा में। आलेख एक फीचर के समान ही है जिसमें विषय अनुकूल भाषा में क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है किसी भी घटना का। जूझ के लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई थी? जूझ के लेखक के मन में कवियों के प्रति यह धारणा बन गई थी कि कवि भी उन्हीं की तरीके से हाड़ मांस और लोभ मोह का मनुष्य होता है, जिसको
कभी भी ऐसा ही होता है, हर मास का बना हुआ होता है और उसके अंदर लोभ और मोह की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इससे कवि के मन में यह बात बैठ गई थी कि वो भी कवि बन सकता है। क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट छोड़ दी होती। यशोधर बाबू के इस विचार से उनकी किस मनोदशा का पता चलता है? तो इसका आंसर है बच्चों आपके पास में, यशोधर बाबू के इस विचार से पता चलता है कि वे अपनी गृहस्थी से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं हैं। अपने बच्चों और पत्नी के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से वह मनी मन दुखी से रहते हैं। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन। अब अगला देखिए आपके पास में, लेखक के दादा यानी कि पिता की प्रवृत्ति कैसी थी? गुस्सैल और हिंसक। यशोधर बाबू किशनदा को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाए? तो यशोधर बाबू अपने परिवार सहित सरकारी क्वार्टर में रहते थे, अतः किशनदा को वहां न ठहराने की उनकी मजबूरी थी। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर पर गमछा छीना था उसका नाम क्या था? तो जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम था चौहान। फिर आता है आगे महादेवी वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर आता है आलोक धनवा का जन्म कब हुआ, कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हुआ 1948 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में। अब हम आपके पास में आता है थर्ड नंबर मॉडल पेपर। तो इसके मैं आपको अब देखिए, अब आपके पास में अनसीन पैसेज और जो पद्यांश और गद्यांश, इनके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको किस तरीके से अटेंड करने हैं। जल्दी ही मैं आपको वीडियो की PDF। चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम तीसरा मॉडल पेपर जो है आपके पास में खंड अ में आपके पास में वही है अपठित गद्यांश। इसके मैं केवल आपको आंसर्स बताती हूँ। देखिए, तैराकी के द्वारा कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो तैराकी के द्वारा कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है आपके पास में मनोविनोद यानी कि मनोरंजन होता है, शारीरिक स्फूर्ति मिलती है, वह मानसिक शांति मिलती है। ये हो जाता है आपके पास में आंसर। आदि मानव को तैराकी की प्रेरणा कहाँ से मिली? आदि मानव को तैराकी की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो जलचरों से मिली। फिर है मनुष्य के लिए तैराकी निरंतर अभ्यास से। तो ये हो गया आपके पास में 3। फिर आगे चलिए देखिए, अत्यंत में उपसर्ग व मूल शब्द का उचित रूप है। अत्यंत जो शब्द है इसके अंदर उपसर्ग व मूल शब्द का उचित रूप कौन सा है? तो इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा अति प्लस अंत। अति आपके पास में आ जाता है उपसर्ग और जो मूल शब्द है वो है अंत। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा तैराकी एक कला। सभी खेल प्रतियोगिताओं में अनिवार्य रूप से सम्मिलित प्रतियोगिता है, वो है आपके पास में तैराकी। फिर आपके पास में आता है अनसीन पद्यांश, अपठित पद्यांश में आपके पास में देखिए आंसर्स मैं बोलूँगी कि केवल कवि ने किस महापुरुषों के भाव का उल्लेख किया है? सातवें का है आपके पास में महात्मा गांधी। फिर आता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? 8 नंबर का द आएगा, मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य है। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताना है। तो सुने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी। सुने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी। ठीक है, ये हो गया आपके पास में आंसर। फिर है किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली कौन सी है? तो यहाँ पर छपा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर आंसर है आत्मकथा शैली। ये है आपके पास में आत्मकथा शैली। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। तो ये है आपके पास में 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या है? ठीक है, विलोम शब्द बताना है आपको अनलंघ्य। 12 नंबर का आंसर है आपके पास में लंघ्य। ठीक है, जिसे लांघा जा सकता हो वो हो जाता है लंघ्य। अब आप करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्दों के मेल से। जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है बच्चों। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है।
किसी काव्य रूढ़ि को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़ा लक्षणा। वहाँ होती है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ि को आधार बना करके, तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, पंक्ति में अलंकार है रूपक अलंकार है यहाँ पर। फिर देखिए शोभा सिंधुना अस्त रही, शोभा सिंधुना अंत रही की, पंक्ति में शोभा उपमा, शोभा है उपमेय पर सिंधु उपमान का आरोप है। शोभा उपमेय पर, यहाँ पर शोभा है उपमेय है पर सिंधु उपमान का आरोप है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, छठे में आपके पास में रूपक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। पोर्टफोलियो का मतलब है विभाग। फिर आपके पास में आता है परिसंघ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द फेडरेशन। फिर है पहलवान की ढोलक, कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश है कला का स्वतंत्र मूल्य होने का संदेश दिया है। ठीक है, यानी कि कला स्वतंत्र होती है। आलेख किसका रूप होता है? आलेख निबंध लेखन का ही एक लघु रूप होता है। पाठशाला भेजने के लिए लेखक के दादा ने उसे क्या क्या वचन लिए थे? यशोधर पाठशाला जाने से पहले और बाद में खेतों पर काम करेगा, मतलब वह पाठशाला जाने से पहले खेतों पर काम करेगा। ढोरों को चराएगा, यानी कि जानवरों को चराएगा। खेत में ज़्यादा काम होने पर स्कूल से छुट्टी लेगा। सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह पात्र मन से सुविधाभोगी रहना चाहता है, लेकिन आदर्श रूप में साधारण मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है। लेखक के दादा का जल्दी ईख पेड़ने का क्या कारण था? लालची स्वभाव था, क्योंकि वह गुड़ का ज़्यादा दाम जल्दी लेना चाहता था। फिर वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। यशोधर बाबू किन बातों को वानप्रस्थ के लिए निर्धारित मानते थे? यशोधर बाबू मानते थे कि धार्मिक बातें वानप्रस्थ लेने के बाद के लिए निर्धारित हैं। परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर वानप्रस्थ लेकर इन बातों में उनका मन लगेगा। लेखक और उसकी माँ दादा से क्यों डरते थे? लेखक का दादा जरा सी बात पर उसे और उसकी माँ को मारता था। वह पढ़ाई की बात सुनकर जब उस पर जंगली सुअर की तरह गुर्राता था, अतः लेखक और उसकी माँ दादा से डरते थे। फिर है आपके पास में शमशेर बहादुर सिंह की किन्हीं दो रचनाओं के नाम हैं। तो चुका भी नहीं हूँ मैं, कुछ और कविताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने किस सम्मान से अलंकृत किया था? पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। अब आता है आपके पास में मॉडल पेपर 4 का। मॉडल पेपर 4 के अंदर हम आंसर्स करते हैं। देखिए आपके पास में वही है। एक सबसे पहले अपठित गद्यांश के आंसर्स बोल रही हूँ मैं। भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है, तो ये है यहाँ पर आपके पास में परिश्रमी, मितव्ययी, देखभाल करके चलने वाला। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास में द। भारतीय किसान किस बात में संसार से सबसे ऊपर है? संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में। फिर आता है आपके पास में भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है? तीसरे का आपके पास में आएगा ब, अपना मकान स्वयं बनाता है वह। फिर मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों से उधार लेने वाला, या कम खर्च करने वाला, थोड़ा थोड़ा सनकी, या अधिक खर्च करने वाला तो कम खर्च करने वाला। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब आता है आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। देखिए नीचे दिए गए शीर्षकों में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। तो इसका आंसर आएगा भारतीय किसान। यहाँ पर इसका आंसर आना है भारतीय किसान। भारतीय किसान के जीवन की कुंजी है। भारतीय किसान के जीवन की कुंजी क्या है? तो इसका आंसर है आपके पास में आत्मनिर्भरता। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। देखिए आपके पास में अपठित पद्यांश आता है। अपठित पद्यांश में देखिए निरंतर चलने की प्रेरणा किस कवि किस उद्देश्य से दे रहा है? निरंतर चलने की प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से? समाज के हित के लिए।
कविता में बाधाओं के लिए कई प्रतीक आए, निम्न में से कौन सा विकल्प बाधाओं के लिए नहीं आया है? 8 नंबर पे द निर्झर। फिर निर्झर सा अविराम ढलोरे, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास में 9 नंबर पर आएगा आंसर ब, अविराम ढलना ही झरने की आदत है। अविराम ढलना ही झरने की आदत है, योग्य है आपके पास में आंसर। फिर हम चलते हैं आगे 10 नंबर पर, जीवन की जर्जर चादर को पंक्ति में निहित अलंकार है। जीवन की जर्जर चादर को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है रूपक। जीवन को जर्जर चादर के समान समझ लिया गया है तो रूपक अलंकार। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक जग हित को समर्पित जीवन, ये हो गया आपके पास में आंसर। अमृत का विपरीतार्थक पद्यांश में क्या आया है? तो यहाँ पर है कालकूट। अमृत का जो विलोम शब्द है वो है कालकूट। कालकूट विष को कहते हैं। अब आते हैं आपके पास में खालिस्तान। खालिस्तान में देखिए आपके पास में भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जो आपके पास में आते हैं ना क ख ग ग, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो वर्ण। उर्दू भाषा की लिपि फारसी, मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और तो उर्दू की है फारसी लिपि। फिर प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है, यहाँ पर आएगा आपके पास में अभिधा। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, शब्द का कल्पना आधारित अर्थ निकले तथा जो अभिधेय अर्थ और लक्ष्यार्थ से परे हो वह व्यंजना शब्द शक्ति है। वह है व्यंजना शब्द शक्ति। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नव तारे दीप जाते हैं जो रहीम भय भोर में। पंक्ति में अलंकार है आपके पास में उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। फिर आता है काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, काव्य पंक्ति में क वर्ण की आवर्ती होने से। यहाँ पर है आवर्ती होने से, तो आवर्ती होने से कौन सा अलंकार आता है? पहले भी हम कर चुके हैं इसको, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब एक एक नंबर पे चलते हैं। डेमी ऑफिशियल, इसका पारिभाषिक शब्दों में अर्थ हिंदी में लिखना है, तो इसका अर्थ है डेमी ऑफिशियल का है अर्धशासकीय। फिर है रिहेबिलेशन। रिहेबिलेशन शब्द का अर्थ आएगा हिंदी में पुनर्वास। यादृक्ष शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है आपके पास में रैंडम। चौक की चांदनी, दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, कहने का लेखक का तात्पर्य क्या है? तो भगत जी चांदनी चौक में बाजार में पंसारी की दुकान पर जाकर अपनी आवश्यकता की चीजें काला नमक और जीरा खरीदते हैं। चांदनी चौक का समस्त आकर्षण भगत के लिए बेकार रहता है, इसीलिए कहा गया है कि चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी सी भूखी फैली रह जाती है। यानी कि बाजार दर्शन पाठ का है ये क्वेश्चन। इसके अंदर से ये बता रखा है कि भगत जी पर बाजार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई असर नहीं पड़ता था। आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं? आलेख ज्वलन समस्या, तत्कालीन घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा प्रसिद्ध विषयों के ऊपर लिखे जाते हैं। अकेलापन अथवा एकांत मनुष्य को योग्य बनाता है। जूझ कहानी के आधार पर लिखिए तो एकांत में मनुष्य की एकाग्रता बढ़ जाती है और वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को उपहार में ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। ठीक है, पढ़ाई के लिए जूझ, लेखक अपने माँ के साथ किसके पास में गया था? पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ में दत्ताजी राव के पास में गया था। क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है? इस कहानी के आधार पर लेखक ने दो पीढ़ियों के विचार भेद का चित्रण किया है, अतः पीढ़ी अंतराल को कहानी का मूल संवेदना मानना उचित नहीं है। विचार भेद है, दोनों पीढ़ियों के बीच में विचार भेद है, लेकिन पीढ़ी अंतराल नहीं कहा जा सकता। अनुचित नहीं है, उचित भी है। ठीक है, फिर जूझ लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? इसका मॉनिटर का नाम था बसंत पाटिल। गजानन माधव मुक्तिबोध की किन्हीं दो रचनाओं के नाम? चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक। रजिया सज्जाद, जहीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी सन 1917 में अजमेर राजस्थान में। चलिए 5 नंबर मॉडल पेपर में जो सबसे पहले है आपके पास में अपठित गद्यांश जातिवाद के ऊपर है। ये
देखिए इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आता है, भारत में जाति प्रथा की विशेषता है। भारत में जाति प्रथा की विशेषता है श्रम का विभाजन नहीं करती, श्रम के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन करती है, फिर श्रमिकों में ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, ब व स दोनों ही। तो इसके अंदर आंसर आएगा ब व स दोनों ही। ठीक है, फिर हम आपके पास में चलते हैं फिर है आपके पास में पेशे के निर्धारण में जाति प्रथा का योगदान है। मनुष्य को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना पड़ता है। बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण अशिक्षा। ये हो गया आपके पास में 3rd नंबर का। फिर आपके पास में अगला क्वेश्चन है, वो देखिए श्रम विभाजन का समास विग्रह है। श्रम विभाजन का समास विग्रह है वो है आपके पास में श्रम का विभाजन। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है 5 नंबर का जाति प्रथा के दोष। फिर जाति प्रथा का दोषपूर्ण विभाजन मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देता है। 6ठे का क्वेश्चन का आंसर आएगा एक पेशे से। फिर आपके पास में अपठित पद्यांश है। अपठित पद्यांश में देखेंगे जो बीत गई सो बात गई, कवि का उक्त कथन से क्या आशय है? तो ये है आपके पास में बीती बातों पर चिंतित व दुखी न होकर भविष्य का पर विचार करना। ये हो गया आपके पास में आकाश से टूटते तारों को देख करके क्या प्रेरणा मिलती है। 8वें का आपके पास में आएगा तारे टूटने का शोक नहीं करता है, उसी प्रकार प्रियजन के विछोह का शोक नहीं करना चाहिए। फिर आपके पास में जीवन में वह था एक कुसुम, यहाँ कुसुम शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? 9 नंबर पर ब आंसर आएगा प्रियजन के लिए। कुसुम शब्द का पर्यायवाचक निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो इसके अंदर 10वें में आएगा ब सुमन। फिर है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक संतोष। फिर है पृथ्वी का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द है आपके पास में 12 नंबर पर अंबर। फिर है आपके पास में अब करेंगे खाली स्थान। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे कहते हैं भाषा। देवनागरी लिपि का विकास भारत की कौन सी लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2nd नंबर, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षणा। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? प्रयोजनवती। सुनते ही जोग लगत ऐसो अलील ज्यों करई ककड़ी। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार है आपके पास में उपमा अलंकार। फिर मारिए ज्यों करोई ककड़ी, तो यहाँ पर यह आंसर मुझे लगता है यहाँ पर गलत है, उपमा अलंकार नहीं है। यहाँ पर आएगा आपके पास में उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों मतलब जनु मनु मानो, ये ऐसा जब जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मारिए आशा सांपनी, जिन दृश्य संसार काव्य पंक्ति में आशा उपमेय में सांपनी का प्रयोग अभेद सांपनी उपमान है। सांपनी यहाँ पर उपमान आएगा तो उपमान का अभेद आरोप है, अतः यहाँ पर अलंकार है रूपक। फिर देखिए निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो विटनेस का है साक्षी, प्रिविलेज का है विशेषाधिकार, प्रावधान शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है आपके पास में प्रोविजन। फिर है आपके पास में भक्तिन का असली नाम क्या था? भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मीन या लक्ष्मी। फीचर का प्रारंभ कैसे होता है? फीचर का आरंभ होता है आकर्षक, कलात्मक तथा उत्सुकतापूर्ण। फिर जूझ पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। पाठशाला पहुंचते ही लेखक का मन खट्टा हो जाता है, अब वह पाठशाला जाने से कतराता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ के विद्यार्थी आगे की कक्षा में चले गए, सब उसकी उम्र के जो से कम है, अतः उसके द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए वह कक्षा में जाने से कतराने लगा। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? किशनदा को। जूझ कहानी के लेखक से किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? संघर्षमयी जीवन का। फिर शमशेर बहादुर सिंह की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम? बात बोलेगी, काल तुझसे है होड़ मेरी, ये दोनों ही शमशेर बहादुर सिंह की हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च सन 1921 को हुआ था। और आही हिंगना जिला पूर्णिया और बिहार में हुआ था, जो कि अब बिहार में है। अब आपके पास में आता है जो है
मॉडल पेपर 6। मॉडल पेपर 6 के अंदर जो सबसे पहले आपके पास में अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश देखिए, सत्य से मानव का संबंध 3 प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य से पर आधारित है, और ये देखिए सत्य से आत्मा के साथ संबंध कैसा है। यहाँ पर आंसर आएगा जिज्ञासा का, प्रयोजन का, आनंद का, उपयुक्त तीनों प्रकार का। तो इसका अंदर आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त तीनों प्रकार का। फिर आता है महान होने के लिए किसी पुरुष में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सेकंड का आपके पास में आना चाहिए आत्मा की विशालता, आत्मा की उदारता, पक्षपात व भेदभाव रहित। तो इनमें से सभी। किसी पुरुष की विशालता किसके आधार पर मापी जाती है। थर्ड नंबर का आएगा ब, उसके हृदय की विशालता के आधार पर। विवलता व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। विवलता व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है। फिर आता है आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक बताइए 5 नंबर पर। तो इसका आंसर है सत्य से आत्मा का संबंध। सत्य से आत्मा का संबंध, ये आंसर हो जाएगा आपके पास में। जिज्ञासा का संबंध होता है छठे का सत्य से। फिर आपके पास में आता है एक पद्यांश, अपठित पद्यांश, कवि के अनुसार जीवन में किसकी अधिकता है। 7वें का आंसर आपके पास में आएगा दुख व कष्टों की अधिकता है। ऊंची नीची इमारतें मिट्टी में मिलकर संकेत करती हैं। 8 नंबर का आंसर आपके पास में निर्माण में विनाश छिपा है। फिर सामर्थ्य की सार्थकता सिद्ध होती है 9 नंबर पर सबको सहारा देने में। फिर आएगा प्रतिबिंबित शब्द मूल शब्दों और प्रत्यय के योग से बना है, दोनों का सही क्रम है। फिर इसका आंसर है प्रतिबिंब प्लस इत। ठीक है, ये दोनों सही क्रम है। मूल शब्द है इसके अंदर प्रतिबिंब और प्रत्यय है इत। फिर आता है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसके अंदर आंसर आएगा व्यर्थ न गंवाए खुशियों के क्षण। मौन मुखर कहता कण कण है पंक्ति में अलंकार है। 12वें का अपुनरुक्ति, कण कण में पुनरुक्ति अलंकार है। यहाँ पर ये देखिए कण कण एक ही वर्ण शब्द की पुनः बार बार आवृत्ति होती है तो कण कण। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपके पास में कण कण। फिर आता है आपके पास में निम्नलिखित शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आता है बोली ही विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है। भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया है। वाक्य में शब्द शक्ति है, कौन सी है, व्यंजना है। शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ लिखा जाता है, वो होती है लक्षणा। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत, काव्य पंक्ति में अलंकार है रूपक। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, काव्य पंक्ति में पानी शब्द किसका अर्थ प्रकट करता है। पानी अनेक अर्थ प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पानी का यहाँ पर मोती के रूप में चमक, मानुष के रूप में इज्जत और चून के रूप में पानी। चूने के अंदर जब तक पानी नहीं मिलाया जाता तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब देखिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ। फैकल्टी एलिमेंट्री, फैकल्टी का होता है संकाय, एलिमेंट्री का होता है प्रारंभिक। निहरता शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। नमक कहानी के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है आपके पास में अपनी जन्मभूमि से हर व्यक्ति को गहरा लगाव होता है, यहाँ की हर वस्तु से प्यारी लगती है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास का यह कथन इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। फीचर के किन्हीं 2 प्रकार, फीचर पर है समाचार पर आधारित फीचर और विशेष कार्य संबंधी फीचर। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया था, मास्टर सौंदल गेकर से लेखक इतना प्रभावित हुआ कि उसने मास्टर जी को अपना गुरु बना लिया। फिर आता है कवि लेखक बनने, अच्छा यहाँ पर यशोधर बाबू के बच्चे उनसे सलाह लेने करके कोई भी कार्य क्यों नहीं करते थे। उनके बच्चों की ये धारणा थी कि जिस बात को बच्चा जानता ही नहीं उसे उनसे क्यों पूछा जाए, इसलिए उनसे पूछे बिना ही वे हर कार्य को करते थे। फिर लेखक आनंद यादव की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि उसके पति ने खुद काम करने से बचने के लिए लेखक को पाठशाला जाने से रोक दिया था। यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा। यशोधर बाबू डेमोक्रेट हैं, अपनी पत्नी तथा बच्चों पर उनकी बातें थोपते नहीं हैं और उनको अपनी तरह से जीवन जीने की छूट देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार सभी के प्रति सम्मान और सहानुभूति का है।
जूझ के कथानायक का नाम क्या है? तो ये है आपके पास में जूझ के कथानायक का नाम है आनंद आनंद यादव बताया गया है। फिर है आपके पास में फणीश्वर नाथ रेणु की किन्हीं दो रचनाओं के नाम, मैला आंचल और धरती परी कथा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1929 में हुआ। फिर आप चलते हैं 7 नंबर पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर का जो आपके पास में मॉडल पेपर आता है, इसके अंदर देखिए दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, दुख और भय के अंतर्गत आपके पाठ का ये जो है पूरा पैसेज उससे संबंधित है। हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं जब हम, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में प्रफुल्लित। जब हम प्रफुल्लित होते हैं तो अब हम कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। फिर आता है साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर युद्ध वीर। फिर साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कई भेद किए हैं। सबसे मुख्य और प्राचीन भेद है उत्साह का, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में युद्ध वीर। यहाँ पर भी आंसर आपके पास में युद्ध वीर है। फिर आता है आपके पास में चौथा, साहित्य मीमांसकों में प्रयुक्त समास है, तो चौथे का आंसर आपके पास में आएगा संबंध तत्पुरुष। साहित्यिक मीमांसकों का संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति का लोप है यहाँ पर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है 5 नंबर का क्वेश्चन, दुख। धृति और साहस दोनों का संबंध, दोनों का किसके बीच संचरण होता है? 6 नंबर का आपके पास में आंसर आना है उत्साह के, उत्साह का संरक्षण होता है, ठीक है। फिर आपके पास में अपठित पद्यांश आता है। अपठित पद्यांश में देखिए ऋषि मुनि व साधु संत नमन करने योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में आंसर है तप, श्रम एवं संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है। फिर 80 धारा पर चलते हैं, 80 धार पर चलते हैं से क्या आशय है? 8th का नंबर का क्वेश्चन है, लोकहित में कष्ट झेलते हैं। 80 मतलब होता है तलवार की धार पर चलना, यानी कि लोकहित में कष्ट झेलना। दीपक के समान जलकर वह क्या करता है? यहाँ पर आंसर आएगा जनजीवन को संवारते हैं। फिर निरंतर शब्द का समानार्थक पद्यांश चुनिए। निरंतर का समानार्थक शब्द यहाँ पर है अविरल। फिर है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? 11 नंबर पर हमारे पूजनीय ऋषि मुनि, ये आ गया आपके पास में आंसर। 12 नंबर पर भारत की अमिट कहानी किनके चरणों से पवित्र हुई है? तो इसके अंदर 12 नंबर पर आएगा आपके पास में ब आंसर ऋषि मुनियों के। फिर आता है हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ क्या कहलाती है? ध्वनि। यहाँ पर आएगा आपके पास में ध्वनि कहलाती है। स्वतंत्र जो निकलती है हमारे मुंह से आवाज़, वो ध्वनि कहलाती है। स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देवनागरी लिपि आएगी, देवनागरी लिपि। कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे कहते हैं व्यंजना। फिर आता है लट लटकनी, मनुमत, मधुपगन, मादक मदही पिए, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 5वें का आपके पास में उत्प्रेक्षा अलंकार। 5वां है आपके पास में उत्प्रेक्षा अलंकार। गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की समानता गंगा जल से की गई है, अतः यहाँ पर अलंकार उपमा अलंकार है। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। कमीशन, जजमेंट। कमीशन का अर्थ है आपके पास में आयोग, और जजमेंट का अर्थ है निर्णय। अन्वेषण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है इन्वेस्टिगेशन। फिर सीरीज के फूल पाठ में लेखक ने कवि होने के लिए किस गुण को आवश्यक माना है? 3rd नंबर पर इसमें श्रेष्ठ कवि होने के लिए अनासक्त होना आवश्यक माना है। फिर है फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर, तो समाचार होता है आपके पास में लेखन में सूचना देना आवश्यकता होता है, समाचार लेखन में सूचना देना बहुत आवश्यक होता है। फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ जाता है, यानी कि समाचार में मनोरंजन नहीं होता, फीचर में मनोरंजन होता है। लेखक आनंद यादव को कवि बनाने में किसका बड़ा सहयोग था? तो इसमें आता है लेखक को कवि बनाने में मास्टर सौंदल गेकर का बड़ा सहयोग था।
फिर यशोधर बाबू ने किशनदास के गांव जाने से के बाद में कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुण्यों के दिन सभी कुमाइनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाना, रामलीला को तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि परंपराओं का उन्होंने पालन किया था। फिर शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? सवेरे 11 बजे तक। फिर यशोधर बाबू बिरला मंदिर जाकर के क्या करते थे? यशोधर बाबू बिरला मंदिर जाके लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ते, उनके चरणों में पड़े आशीर्वादों के फूलों को उठा करके चुटिया में खोसते और महात्मा के गीता प्रवचन सुनते थे। लेखक आनंद यादव किशोरावस्था से खेती के बारे में क्या सोचता था? वो सोचता था कि खेती से व्यक्ति का जीवन यापन हो तो सकता है, लेकिन जीवन का विकास नहीं हो सकता। आलोक धनवा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम है जनता का आदमी और गोली दागते पोस्टर। जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था? जैनेंद्र का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के कोड़ियागंज कस्बे में सन 1905 में। ये हो गया आपके पास में। अब आप चलते हैं 8 नंबर मॉडल पेपर में। 8 नंबर मॉडल पेपर है, इसके अंदर क्या आंसर करते हैं हम। देखिए आपके पास में सबसे पहले अपठित गद्यांश को देखते हैं हम। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है आपके पास में मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है तो वो है आपके पास में अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? तीसरे नंबर का आंसर स है। उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक। पुस्तकालय शब्द पुस्तकालय दोनों शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम है। चौथे का आंसर ब स्वर संधि। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। पांचवें का आपके पास में अ आएगा। पुस्तकालय का महत्व। अवकाश के समय में हमारा शिक्षा साथी कौन होता है? वो होता है पुस्तकालय। फिर आता है आपके पास में अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश के अंतर्गत देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, मनुष्य को स्थायी शांति कब प्राप्त होती है? स्थायी शांति प्राप्त होती है प्रत्येक मनुष्य को सुख सुविधाओं का न्यायपूर्ण वितरण हो। प्रत्येक मनुष्य को जब सुख सुविधाओं का न्यायपूर्ण वितरण होता है तब उसको मानसिक शांति मिलती है, स्थायी शांति मिलती है। ठीक है। फिर आता है स्व तो मांगने से न मिले तो लड़के। पंक्ति का आशय क्या है? यहाँ पर आप आता है अपने अधिकार मांग करके नहीं मिलते, इसका मतलब ये है। ठीक है। फिर है अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करना कवि के अनुसार क्या है? युद्ध करना, अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करना क्या है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में पुण्य है। नहीं किसी को कम हो, पंक्ति में निहित अलंकार है। 10 नंबर पर आपके पास में आंसर है यमक अलंकार है। फिर पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। 11 नंबर पर न्याय का खड़ग। फिर न्याय का विपरीतार्थक है अन्याय। ये हो गया आपके पास में 12 नंबर पर। अब आपके पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कम विकसित बोलचाल की भाषा क्या कही जाती है? बोली कही जाती है। लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। तो ये सारी की सारी भाषाओं की जो लिपि है वो है देवनागरी। फिर आता है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है यहाँ पर। फिर आता है आपके पास में उनकी मधुर मुस्कान से किसके हृदय तल में ना बसी। काव्य पंक्ति में म वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। फिर निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। ये देखिए यहाँ पर है डाउटफुल का है मतलब संदिग्ध। फिर आता है एक्सपेक्ट, फिर उसका मतलब है छूट देना। सशक्तिकरण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द होगा, यहाँ पर होता है एम्पावरमेंट। इंद्र सेना सबसे पहले किसकी जय बोलती है? इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? फीचर 8 प्रकार के होते हैं। फिर आता है यशोधर बाबू व उनके बच्चों के आपस में कैसा व्यवहार था? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताना है।
यशोधर बाबू का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण नहीं है, तो उनके बच्चों का व्यवहार भी उनके प्रति आदर का नहीं था। लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? जूझ उपन्यास का अंश होने से यह बात तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि कहानी का नायक एक योद्धा की तरह संघर्ष करके ही अपने जीवन को योग्य बनाता है। बसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आया? तो वह गणित में होशियार हो गया और दोनों मिलकर के अन्य बालकों के सवाल जांचने लगे। फिर सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं। समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पुरानी परंपराओं को मानते हैं। उन्हें आधुनिक पहनावे, पश्चिमी जीवन शैली तथा रहन सहन से नफरत है, इसीलिए वो नए समय के साथ में नहीं ढल पाते हैं। जूझ उपन्यास का नायक पढ़ाई क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो पाठशाला जा करके कुछ पढ़ लिख कर लेगा तो कहीं पे भी नौकर हो जाएगा, जिससे कि 4 पैसे हाथ में आएंगे और वह गांव में ही एक धनिक किसान चितोबा की तरह कुछ अन्य धंधा कारोबार भी कर सकेगा। फिर आता है हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम, तो उनकी है मधुशाला और निशा निमंत्रण। फिर आपके पास में 9 नंबर मॉडल पेपर चलते हैं। 9 नंबर मॉडल पेपर के अंदर आपके पास में जो सबसे पहले आता है अपठित गद्यांश के देखिए ईर्ष्या के ऊपर है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण से दुख उठाता है? अपने अभावों को देख करके। तो ये आपके पास में अपने अभावों को देख करके ईर्ष्यालु अपनी पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि इसका आंसर है वह चिंता मग्न बना रहता है, चिंता में हमेशा डूबा रहता है, इसलिए वह अपनी पास की चीज़ों से कभी आनंद नहीं उठा पाता। ये पाठ कभी 10वीं में लगता था पिछले साल, अभी कोर्स चेंज हुआ था तो इसलिए ये उसी पाठ का है पैसेज। अपने अभावों के बारे में निरंतर सोचने से ईर्ष्यालु व्यक्ति आ जाता है, यहाँ पर दुख को भूल जाता है। फिर ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है चौथे का ब आलू। फिर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक ईर्ष्या है, 5वें का अ है आपके पास में आंसर। फिर आता है वरदान का विपरीतार्थक, वरदान का क्या है? विलोम शब्द। 6ठे का आपके पास में आ जाता है द शाप, ठीक है, वरदान का हो जाएगा शाप। फिर आता है आपके पास में अपठित पद्यांश, हिमालय का आंगन जहाँ सूर्य की पहली किरणें आती हैं वह कौन सा है? तो 7वें का आएगा हिमालय का मैदानी भाग। यह आ गया आंसर आपके पास में। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर सामगीत, पंक्ति का आशय क्या है? 8 नंबर का आएगा श्याम संगीत 7 स्वरों में सागरों के तट पर बजा था। फिर किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहाँ से कवि क्या कहना चाहता है? 9 नंबर पर ब आंसर आएगा, प्रकृति का पालना यहीं पर था, कहीं से छीन कर नहीं लाए हैं। यह आ गया आपके पास में। फिर उजाला शब्द का समानार्थक शब्द काव्यांश से चुनिए, 10 नंबर का ब आएगा उषा। फिर आता है आपके पास में इस पद्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों से चुनिए, 11 नंबर का आपके पास में आ जाएगा द स्वर्णभूमि, ये हो गया। फिर यवन को दिया हुआ दया का दान, पंक्ति में अलंकार है, यहाँ पर आएगा आपके पास में अनुप्रास अलंकार, दिया का दान, ठीक है, तो दिया दया का दान, इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा। फिर आपके पास में हम आगे चलेंगे खाली स्थान में। देखिए भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अंधेरा हो गया है। सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में शब्द शक्ति है व्यंजना। फिर जहां अभिष्ट अर्थ न हो तो मुख्यार्थ से प्राप्त हो और नहीं लक्ष्यार्थ से, तो उसे क्या कहा जाता है? तो चौथे का आंसर है आपके पास में व्यंग्यार्थ। फिर किसले कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, पंक्ति में अलंकार है, 5 नंबर पर रूपक अलंकार। फिर है अपलक नत है, नील नयन विशाल, पंक्ति में खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप है, अतः यहाँ पर है अनुरूपक अलंकार। फिर आता है आपके पास में पारिभाषिक शब्दों के रूप लिखने हैं, तो देखिए ये रेजिग्नेशन और ये है आपके पास में ग्रेडिनेशन।
ठीक है। ग्रेडिएशन तो रेजिग्नेशन का है त्यागपत्र, और ग्रेडिएशन का है आपके पास में श्रेणीकरण। फिर है अध्येताव्रति, शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है अध्येताव्रति के लिए फॉलोशिप। ठीक है। काले मेघ का पानी दे के आधार पर बताइए कि जीवन में त्याग और दान का महत्व क्या है। तीसरे का जीवन में मानवता की रक्षा के लिए त्याग और दान का बहुत महत्व है। फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर। फीचर लेखन और समाचार लेखन में देखिए, समाचार की भाषा सरल होती है, जनता में प्रचलित और शैली विवरणात्मक होती है, जबकि फीचर की भाषा और शैली साहित्यिक होती है। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? 1 घंटा। 1 घंटा लेखक को पशु चराने होते थे। सिल्वर वेडिंग के कहानी के कथा का नायक का नाम यशोधर बाबू। लेखक का दादा जल्दी कोलू क्यों चलाता था? क्योंकि अधिक पैसों के लिए, उसको अधिक पैसे कमाने होते थे, इसलिए। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि परंपराओं का पालन करवाना चाहते थे। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? कोलू का काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। तो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था। अब हमारे पास में एक केवल लास्ट मॉडल पेपर रहा है 10वां। 10 नंबर मॉडल पेपर में देखिए आपके पास में जो सबसे पहले है अपठित गद्यांश। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस पीडीएफ का कोड। इस पीडीएफ का कोड है आपके पास में। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा का पूरा जो सेक्शन ए है मैंने बोल करके अच्छी तरीके से बता रखा है। तो इसके अंदर पीडीएफ का कोड है आपके पास में SHARDA शारदा करके 10, शारदा 10 ये करके लिखेंगे। SHARDA 10 ये आप लिखेंगे और आपके पास में पीडीएफ सामने आ जाएगी। आपके जब सबमिट कोड करेंगे तब आपके सामने आ जाएगी और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शारदा 10, ठीक है। अब आपके पास में आता है अपठित गद्यांश। जो सबसे पहले हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो यहाँ पर आता है आपके पास में जो आंसर आता है क्षत्रिय थे। छात्र धर्म में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है शक्ति के साथ क्षमा और तेज के साथ कोमलता, वैभव के साथ विनय व पराक्रम के साथ रूप की मधुरता, दुख भोग के साथ दुख कातरता व प्रताप के साथ कठिन धर्म पर्थ का अवलंबन। तो उपयुक्त सभी आंसर आएगा इसका। ठीक है। फिर आज किन गुणों की उपेक्षा हो रही है? आज किन गुणों की उपेक्षा हो रही है? धर्म, परोपकार और मानवता की। वाणी धर्म का समास विग्रह बताना है। चौथे का आपके पास में आंसर आता है सवणिक का धर्म। फिर आता है आपके पास में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा 5 नंबर का द आंसर आएगा। छात्र धर्म की महत्ता। धर्म के साथ किसका असहयोग हो गया है? छठे का द आएगा। छात्र धर्म का असहयोग हो गया है। फिर आता है आपके पास में अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश में कवि पतवार लेखक मझधार में जाना जाता है। क्योंकि कवि पतवार लेकर के मझधार में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? तो उसका आंसर आपके पास में आएगा वह कठिनाइयों व मुसीबतों से घबराता नहीं है। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे? कवि किनसे नहीं डरता है? पंक्ति के आधार पर बताना है आपको। तो लोगों की उचित अनुचित टीका टिप्पणी से नहीं डरता। इस पद्यांश में मूल संदेश क्या छिपा है? निर्भीकतापूर्ण विघ्न बाधाओं से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना। फिर है नव आशा के दीप लिए में प्रयुक्त अलंकार का नामोल्लेख करना है 10 नंबर पर रूपक। फिर आता है आपके पास में इस गद्यांश का उचित शीर्षक है 11 नंबर पर आपके पास में अनिर्भीकता व निडरता ये आ जाएगा। फिर शत्रु शब्द का विपरीतार्थक पद्यांश से छांटना है 12 नंबर पर आएगा मित्र। फिर आपके पास में जो आते हैं खाली स्थान पर देखिए भावों और विचारों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानक एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता रहती है। यह यमुना पुत्रों का नगर है। वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षणा। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। फिर आता है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर जनक दामदिसी सुह सुनैना हिमगिरी संग बनी जनु मैना। उपमेय में किस संभावना रहती है? यहाँ पर रहती है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर सिक्योरिटी शब्द का
अर्थ लिखना है। और ट्रिब्यूनल का सिक्योरिटी का होती है प्रतिभूति, और ट्रिब्यूनल है अभिकरण, सत्यापन के लिए है वेरिफिकेशन। पहलवान की ढोलक पाठक में रात्रि में किन जानवरों की डरावनी आवाज़ें आती थी? सियारों के क्रंदन यानी कि रोने की, पेचक की डरावनी आवाज़ व कुत्तों के रोने की आवाज़ें आती थी। फिर आता है फीचर से आप क्या समझते हैं? जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए तो उसे फीचर कहते हैं। फिर लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करके लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? सर्वप्रथम वे मैस के रसोइये के रूप में बॉयज सर्विस पद पर नियुक्त हुए थे। लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है? लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर रखमाबाई के पास रहता है। यशोधर का पूरा नाम है, यशोधर का पूरा नाम यशोधर बाबू पंत YD पंत है। सौंदल गेकर किस विषय का अध्यापक था? सौंदल गेकर मराठी विषय का अध्यापक था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम? ये हैं अशोक के फूल और रामदास का पोथा। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर आप ये भी अगर लिखते हैं कि केवल 1917 में मध्य प्रदेश में, तब भी बिल्कुल राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः मैं आपको PDF का कोड बताती हूँ। SHARDA शारदा 10 यानी कि शारदा 10 करके आप सबमिट करेंगे कोड को, तो आपके पास में PDF अवेलेबल हो जाएगी। कैसा लगा वीडियो, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।